बताएंगे प्रत्याहार बनाना, यानी प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और प्रत्याहार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्याहार किसे कहा जाता है। प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कही जा सके उसे प्रत्याहार कहते हैं। जिसकी सहायता से कम से कम शब्दों में अधिक बात कही जा सके ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहलाता है वह, प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कही जाए, प्रत्याहार कहलाता है। इसकी संख्या होती है 42, इसकी संख्या होती है 42। होती है, यानी कि प्रत्याहार हमारे कितने होते हैं, 42। लेकिन प्रत्याहार किससे बनते हैं, प्रत्याहार बनाए जाते हैं माहेश्वर सूत्रों से। प्रत्याहार बनते हैं माहेश्वर सूत्र से। ठीक है, तो ये तो होगी प्रत्याहार की परिभाषा, उसकी संख्या और वो किससे बनते हैं। यानी कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कही जाए प्रत्याहार कहलाते हैं। इनकी संख्या 42 होती है और प्रत्याहार को माहेश्वर सूत्रों से ही बनाया जाता है। अब किस प्रकार से इन 42 प्रत्याहारों को बनाया जाता है वो देखिए कैसे बनाना है वो हम बता रहे हो आप लोगों को। प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है माहेश्वर सूत्रों की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, आयुड़, त्रिलक, एयोड़, एवच, हैवरट, लण। प्रत्याहार के जो माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण होते हैं उनके नीचे हलंत जरूर लगाते हैं। ठीक है, बिना हलंत के गलत माने जाएंगे, इनके नीचे हलंत जरूर लगाते हैं। लण, पे, अमंगलम, अमंगलम, झभंग, घटधस, जब गड दश, खप, छठत, चट तब, खप छठत चट तब, कपैल, शसर, ठीक है, तो ये हमारे क्या 14 माहेश्वर सूत्र है। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से हमारा प्रत्याहार बनता है। कैसे बनता है, सबसे पहले किसी प्रत्याहार को बनाने के लिए उसका नाम को बनाएंगे सबसे पहले। तो प्रत्याहार बनाने के लिए देखिए माहेश्वर सूत्रों का जो पहला शब्द होता है, यानी किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला शब्द, जैसे कि हमने ये ले लिया, इसका पहला शब्द, ठीक है, और किसी दूसरे माहेश्वर सूत्र का आखिरी शब्द जिसमें हलंत लगा हो। आखिरी शब्द क्या होंगे, ये होंगे ना जिनमें हलंत लगा है। तो किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला शब्द जिसमें हलंत ना लगा हो
और किसी दूसरे माहेश्वर सूत्र का आखिरी शब्द जिसमें हलंत लगा हो, इन दोनों को हम ले लेंगे। जैसे हमने लिख दिया आ और इड़ा, माहेश्वर सूत्र का पहला शब्द ले लिया, आखिरी शब्द ले लिया, हलंत वाला आखिरी शब्द और बिना हलंत का पहला शब्द ले लिया, दोनों को मिलाकर लिख दिया अड़, बन गया। ये क्या हो गया? अड़ प्रत्याहार। लेकिन अब इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से शब्द पाए जाएंगे, कौन से वर्ण पाए जाएंगे? तो जहां से, जैसे इस माहेश्वर सूत्र का हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया, यहाँ पे एंड किया, तो इनके बीच में जितने शब्द होंगे वो इस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे? इस प्रत्याहार के अंतर्गत। क्या लिखा है इसके अंदर? ई उ इड़ा, तो अड़, अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे ई उ इड़ा, क्योंकि पहला और आखिरी जो वर्ण होता है वो हम छोड़ देंगे, लेकिन बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सारे वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि ठीक है, जैसे कि अगला हमने ले लिया, हमने फिर से ले लिया आ शब्द हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसका हम बना चुके हैं, इसके अंदर क्या आ गया? आ ई उ, आ ई उ ये नहीं आएगा, क्योंकि पहला शब्द तो आ जाएगा, लेकिन जो हलंत वाला आखिरी शब्द होता है वो प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो दूसरा प्रत्याहार क्या है? आ, हमने आ ले लिया, अब हमें दूसरा प्रत्याहार बनाना है, तो हलंत वाला दूसरा शब्द क्या है? का है, क्योंकि ये तो हम ले चुके हैं, इसका बन चुका है। दूसरा शब्द क्या है? का, तो हमने यहाँ लिख दिया अक। कौन सा प्रत्याहार बन गया? अक प्रत्याहार। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आएंगे आ ई उ, इसे छोड़ देंगे। आखिरी का जो हलंत वाला वर्ण होता है उसे हम नहीं जोड़ते हैं, उसे हम लिखते ही नहीं है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो आ ई उ री रा, क्या आएगा इसके अंतर्गत? आ ई उ री रा, इस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे वर्ड आ ई उ री रा, ठीक है। अब अगला प्रत्याहार कौन सा है? सबसे पहले हम आ से बनाएंगे पूरे प्रत्याहार। क्या होता है कि पहले एक शब्द से पूरे बनते हैं, फिर एक शब्द जब खत्म हो जाएगा फिर दूसरा शुरू होगा। जैसे आ से पहले बनाएंगे, फिर आ के बाद ई से, फिर उसके बाद ऊ है, ऊ से, ठीक है, फिर उसके बाद री से, इस तरीके से प्रत्याहार हमारे बनेंगे, ठीक है। अक बन गया। और अगला प्रत्याहार क्या है? फिर से आ लिखेंगे। अगला प्रत्याहार का वर्ण क्या होगा? हलंत वाला एड़ा, क्योंकि ये ले चुके, ये ले चुके। अगला क्या है? तीसरा ये, यानी कि अण प्रत्याहार। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, वर्ण आएंगे? आ ई उ, इसे छोड़ देंगे, इसे हटा देंगे आ ई उ, फिर री रा का हटा देंगे, फिर ए ओ ये हटा देंगे। क्या आएगा? आ ई उ, आ ई उ री रा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ए ओ, ए ओ, ठीक है। तो ये आएंगे इस तरीके। अब इसके बाद अगला प्रत्याहार कैसे बनेगा? ले लिया यहाँ का आ। अब अगला वर्ण हमारा कौन सा है? यहाँ तक तुमने कर लिया, कौन सा बचा अगला? अच, चा बचाओ, चा, कौन सा प्रत्याहार हो गया? अच, ठीक है। इस तरीके से हमारे पूरे 42 प्रत्याहार बनेंगे और 42 प्रत्याहारों के अंदर जो वर्ण होंगे वो वर्ण लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे आ से चा तक के हो गए सारे वर्ण, क्या हो गया? अच प्रत्याहार। आ से चा तक के सारे वर्ण लिखेंगे आ ई उ री रा ए ओ, इतने हमें लिख लिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ए और जा, ठीक है। दो बार ए लिखा है ना, उसके बाद अगला होगा ए और, ठीक है। चा नहीं लिखेंगे क्योंकि चा तो हमने जोड़ दिया अच में। उसके बाद अगला बनेगा अट प्रत्याहार, आ और टा, इसका और इसका मिलके बनेगा आ और टा तक के जितने वर्ण होंगे बीच में आ ई उ री रा ए ओ ए और हा या वा रा, ये पूरे वर्ण मिलकर बनेंगे अट प्रत्याहार। उसके बाद बनेगा अन प्रत्याहार, जो कि हम बना चुके हैं, लेकिन फिर से अगर लिख देंगे आ से रा तक के सारे वर्ण आ जाएंगे। बस क्या जुड़ जाएगा? पहले हमने लिखा था जो प्रत्याहार वो यहाँ से यहाँ तक था,
लेकिन अब जो अण प्रत्याहार हम बनाएंगे उसमें हम कहाँ से यहाँ तक के पूरे वर्ड लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रत्याहार आएगा अल प्रत्याहार। अम प्रत्याहार कौन सा आएगा? अम। आ से मां तक के पूरे वर्ड आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे जितने प्रत्याहार होते हैं पूरे 42 प्रत्याहार जो होंगे बन जाएंगे, क्योंकि प्रत्याहारों को इसी तरीके से बनाया जाता है कि पहले माहेश्वर सूत्र का पहला शब्द जिसमें हलंत न लगा हो और आखिरी शब्द जिसमें हलंत लगा हो, इन दोनों शब्दों से मिलकर हमारा माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार बनेगा। और उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? ये इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण होंगे वो सब वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रत्याहार। अगला है आप लोगों का इसके बाद प्रत्याहार के बाद आप लोगों का है संधि ज्ञान, यानी कि संधियां। संधि तो हम आप लोगों को स्वर संधि तो पढ़ा ही चुके हैं कई बार, लेकिन अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे व्यंजन संधि, क्योंकि स्वर के साथ साथ व्यंजन संधि भी होती है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले देखिए संधि कैसी होती है। संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि कहते हैं कि दो शब्दों के मिलने से। संधि का अर्थ ही होता है संधि, ऐसे हम लिखते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, उसका अर्थ ही सामने स्पष्ट हो रहा है कि जोड़ना। तो इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से होगी कि दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है, यानी दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि कई परिभाषा हमने आप लोगों को बताई है। संधि की परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है, यानी कि वर्णों के में जो परिवर्तन हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, तो संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधि की डेफिनेशन तो आप लोग आती होगी, तो आगे देखिए संधियां कितने प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 संधियां होती हैं। कौन संधि होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो देखिए सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा देखिए। स्वर संधि की परिभाषा होती है, स्वर संधि की परिभाषा होती है कि जब पहले स्वर का अंतिम वर्ण, तो अभी तक जो परिभाषा हमने आप लोग समझाई थी वो आपकी थी 8th 6th 7th के हिसाब से, लेकिन जो आगे परिभाषा आप लोगों को बता रहे हैं वो आपकी है 9th 10th के हिसाब से, क्योंकि आगे आप लोगों को यही परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब पहले स्वर का अंतिम वर्ण और दूसरे स्वर का आदि वर्ण। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है आरंभ, स्टार्टिंग। ठीक है, आदि वर्ण मिलकर नया स्वर बनाते हैं। नया स्वर बनाते हैं, वो कहलाती है स्वर संधि। क्या होती है स्वर संधि की परिभाषा? कि जब
पहले स्वर का अंतिम वर्ण और दूसरे स्वर का आदि वर्ण यानी कि आरंभ का वर्ण मिलकर नया स्वर बनाते हैं, स्वर संधि कहलाती है, स्वर कहलाते हैं। अगला है व्यंजन। व्यंजन संधि की भी यही परिभाषा होती है, ऐसी उससे परिभाषा ही होती है, उसको जो वर्ण होते हैं जो बदल देते हैं कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब पहले व्यंजन का आखिरी शब्द, आखिरी वर्ण, पहले व्यंजन का आखिरी वर्ण और अंतिम व्यंजन का अंतिम व्यंजन या स्वर का पहला वर्ण मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि जब पहले व्यंजन का आखिरी वर्ण और अंतिम व्यंजन या स्वर, क्योंकि पहला जो हम लिखेंगे जैसे हमने लिख दिया शंकु, ये हमारी आएगी स्वर संधि सॉरी व्यंजन में आएगा ये वर्ण हमारा, तो इसे हम जोड़ेंगे तो क्या करें, इससे हमने लिख दिया ये, ठीक है हमने लिख दिया। तो ये क्या है, हमने कहा पहला वर्ण, पहले वर्ण का आखिरी व्यंजन, तो व्यंजन में क्या आएगा ना आ गया, और कहा कि दूसरे अंतिम